Assalamualaikum. I am Asad Akbar and we're watching study page. This is the 11th lecture of our lecture series. In this lecture, we are going to discuss about storage classes of variables. Storage classes क्या होते हैं? So variable are classified into different classes called storage classes. जो variable हम create करते हैं वो किसी एक storage class को belong करता है. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल के बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अभी वो प्रॉपर्टीज़ उसके स्टोरेज क्लास पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो दीज क्लासेस डिटरमाइन द लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, स्कोप, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू एंड डिफ़ॉल्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो स्टोरेज क्लासेस को इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल्स का लाइफ टाइम जो है वो थ्रू आउट द फाइल होता है, कुछ वेरिएबल्स का लाइफ टाइम लिमिटेड टू द ब्लॉक होता है। तो इसी वजह से इनकी कैटेगराइजेशन की गई है इनटू दीज डिफरेंट क्लासेस। अभी इन क्लासेस को हम पढ़ेंगे तो ये समझ आएगी, लेकिन सबसे पहले इन एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लाइफ टाइम क्या होता है, विजिबिलिटी क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट मीन्स बाय लाइफ टाइम? The time during which a variable retains its value in the program is known as its lifetime. वो टाइम जिसके दरमियान किसी वेरिएबल की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के पास वैल्यू होती है, या इन अदर वर्ड्स एक वेरिएबल आपके प्रोग्राम के अंदर ज़िंदा होता है, तो उसको हम कहेंगे लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल। और हाउ मच टाइम अ वेरिएबल रिमेन्स इन द सिस्टम मेमोरी, कब एक वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी में क्रिएट हो जाता है और कब डिस्ट्रॉय होता है, तो उनके दरमियान जो टाइम है इसको कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। Next, scope. Scope refers to the region of a program where a variable is defined and can be accessed. अच्छा, एक वेरिएबल है आपके प्रोग्राम के अंदर, वो क्रिएट हो गया, लेकिन कहाँ कहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल। हर जगह तो हम हर एक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन के अंदर एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया, तो उसी फंक्शन के अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, तो ये फंक्शन उसका वेरिएबल का स्कोप है। द नेक्स्ट वन इज द विजिबिलिटी। विजिबिलिटी और स्कोप तकरीबन एक जैसे है, लेकिन जब हम स्कोप की बात करते हैं तो वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। विजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आउटसाइड मींस हम कहाँ से इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। सो विजिबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सेस अ वेरिएबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द कोड। अब एक वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया, तो इस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ किस किस जगह से एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल। हो सकता है कि हमारे पास एक वेरिएबल मेमोरी में हो, उसका लाइफ टाइम अभी स्टार्ट हो, लेकिन हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे, तो उसको कहेंगे कि ये अभी विजिबल नहीं है। या जिस तरह नेस्टेड लूप्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, तो आउटर वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी अंदर होती है, लेकिन अगर सेम नेम से एक वेरिएबल अंदर आ जाए तो आउटर वेरिएबल अंदर विजिबल नहीं होता। फिर अंदर जो है सेम नेम से जो न्यू वेरिएबल हम क्रिएट होता है इनर ब्लॉक के अंदर, वो विजिबल होता है। सो दिस इज विजिबिलिटी। Default initial value. The default initial value refers to the default value assigned to a variable if no explicit value is provided during declaration or initialization. हम लिखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल int a assign 10 सेमीकोलन, तो हमने a को 10 वैल्यू दी। अभी अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते int x और बस, और फिर प्रिंट कर दे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी? दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। तो कुछ केसेस में या कुछ स्टोरेज क्लास में एक स्टोरेज क्लास में डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है, बाकी तमाम में तकरीबन गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मेमोरी लोकेशन। डिफ़ॉल्ट मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब? द डिफ़ॉल्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल रिफर्स टू द लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। जब एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है तो वे बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे कंप्यूटर के किस हिस्से में स्टोर होता है, ARM में स्टोर होता है, रजिस्टर में सेव होता है, कहाँ पर वो सेव होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफ़ॉल्ट मेमोरी लोकेशन। तो हर स्टोरेज क्लास की अपनी अपनी वैल्यूज़ होंगी इन एट्रीब्यूट्स के लिए। सो बेस्ड ऑन द मेंशन्ड एट्रीब्यूट्स, सी हैज़ द फॉलोइंग 4 स्टोरेज क्लासेस। सी में हमारे पास ये 4 स्टोरेज क्लासेस है, ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्न, ये हमारे पास स्टोरेज क्लासेस है। अभी तक जितनी भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट की है दे ऑल और बिलोंग टू ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। जितनी भी अभी तक हम प्रोग्राम लिख चुके हैं उसमें जितनी भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो तमाम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करते हैं,
ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों। सो ऑटोमेटिक विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज ऑटो, अगर आपने किसी वेरिएबल को ऑटोमेटिक बनाना हो तो कीवर्ड ऑटो आपने उसके साथ लिखना होगा, या अगर आपने कोई भी स्टोरेज क्लास को मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक ही होगा। The auto storage class is the default storage class for local variables declared within a function or block. तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है हमारे लिए ये लोकल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। जब आप कोई भी लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं या किसी और फॉर लूप के अंदर फॉर एग्जांपल या इस तरह डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक होता है। इट अलाउज ऑटोमेटिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स ईच टाइम द ब्लॉक इज एंटर्ड और एग्जिटेड। जब भी हमारी एग्जीक्यूशन उस ब्लॉक के अंदर जाती है तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं, और जब हमारी एग्जीक्यूशन उस ब्लॉक को एग्जिट करता है तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन जो है बनाया हुआ है, ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर हमने वेरिएबल लिया फॉर एग्जांपल इंट वाई, तो जब भी हमारी एग्जीक्यूशन इस स्टेटमेंट पर आती है तो ये क्रिएट हो जाता है, और जब यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को 10 टाइम जो है कॉल किया है, तो 10 टाइम जब भी ये कॉल होगा तो 10 टाइम इसमें ये वेरिएबल क्रिएट होगा और 10 टाइम ये डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। इट इज़ रेयरली यूज्ड एक्सप्लिसिटली सिंस इट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। तो ऑटो कीवर्ड को हम एक्सप्लिसिटली इसी तरह बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हम तमाम वेरिएबल जिनके साथ कोई स्टोरेज क्लास हम ना लिखे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन लिख दिया वाइड सम फंक्शन। सम फंक्शन इज द नेम ऑफ और फंक्शन, रिटर्न टाइप इज वाइड, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल ऑटोमेटिक टाइप का लिया जिसका टाइप है इंटीजर और स्टोरेज क्लास है ऑटो, ठीक। वेरिएबल को हमने नाम दिया नम, इसको हमने वैल्यू दी 10, तो बस ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जब एग्जीक्यूशन यहाँ पर पहुँच जाएगी, और जब एग्जीक्यूशन यहाँ से निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को अगर एक वेरिएबल बिलोंग करता है तो उनके वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की उनकी वैल्यूज़ क्या होंगे। सो लाइफ टाइम ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। अभी हमने पढ़ लिया कि जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है उस ब्लॉक की तो ये क्रिएट हो जाती है, जब एग्जीक्यूशन एग्जिट हो जाती है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट मीन्स कि लाइफ टाइम इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड। स्कोप ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। अभी स्कोप हमने कहा था कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है, या ये वेरिएबल कहाँ कहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है ये भी ब्लॉक तक है, इसका स्कोप जो है वो भी ब्लॉक तक ही महदूद है। मीन्स उस ब्लॉक के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ दैट ब्लॉक इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड यू कैन नॉट यूज़ द ऑटोमेटिक वेरिएबल। Default visibility of automatic variable is also limited to the block in which it is declared. Default visibility किसी भी automatic variable का भी वही है, ठीक है, कि किसी ब्लॉक के अंदर आपने इसको डिक्लेयर कर दिया तो उस ब्लॉक के अंदर ही विजिबल होगा, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज़ गार्बेज डेटा। जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक और उसको आप उसी टाइम इनिशियलाइज नहीं करते, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप उसको वैल्यू नहीं देते, सो इसमें गार्बेज डेटा होता है। गार्बेज डेटा मीन्स मेमोरी में जिस जगह पर इसको स्पेस असाइन किया जाता है वहाँ पर अगर पहले से कुछ वैल्यूज़ मौजूद हो तो वही वैल्यूज़ इसकी वैल्यूज़ बन जाती है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द गार्बेज डेटा। डिफ़ॉल्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज मेन मेमोरी और रैम। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक ऑटोमेटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो रैम में ही क्रिएट हो जाता है। Now the second one is static storage class. So the static storage class is used to control the lifetime and visibility of variables and functions within a specific scope. Static storage class जो है वो इन तकरीबन ये तीन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, ठीक है, लाइफ टाइम को, विजिबिलिटी को, स्कोप को और डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू को भी ये चेंज करता है, ठीक है। तो इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस भी स्टैटिक हो सकते हैं, लोकल वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकती है और ग्लोबल वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जब हम एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो उसकी लाइफ टाइम और विजिबिलिटी में क्या चेंज आता है, ठीक है।
अच्छा, इसको हम क्रिएट किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, हमने एक फंक्शन का बना दिया है जिसको हमने नाम दिया है काउंट कॉल्स। मींस ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम जितनी टाइम कॉल करेंगे तो हमें वो उतनी एक वेरिएबल हमने मेंटेन किया है, हुआ काउंटर। इस काउंटर की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन कितने टाइम कॉल हुआ है। ठीक है, सो देखिए इंटीजर टाइप वेरिएबल है काउंटर, लेकिन इससे पहले हमने लिखा है कीवर्ड स्टैटिक। सो ये काउंटर वेरिएबल स्टैटिक बन गया, ऑटोमेटिक अभी नहीं है। तो ऑटोमेटिक की जो प्रॉपर्टीज़ थी इस पर वही अप्लाई नहीं होंगी, इस पर स्टैटिक स्टोरेज क्लास की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। और स्टैटिक स्टोरेज के क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सो लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज थ्रू आउट द फाइल। अभी लाइफ टाइम ऑटोमेटिक वेरिएबल का लिमिटेड टू द ब्लॉक था, इसका लाइफ टाइम जो है थ्रू आउट द फाइल है। इट मीन्स कि इस फाइल को जब हम रन करेंगे तो एक बार ये स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी में, तो हमेशा के लिए ये मेमोरी के अंदर इसी तरह ज़िंदा रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। ऑटोमेटिक के केस में क्या था कि जब एग्जीक्यूशन यहाँ एंटर होती थी तो वेरिएबल क्रिएट हो जाते थे, जब एग्जीक्यूशन यहाँ से बाहर निकल जाती थी, ठीक है, तो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते थे मेमोरी में। लेकिन यहाँ पर जब एक बार आपका फाइल एग्जीक्यूशन शुरू हो गया और आपका कंट्रोल यहाँ पर पहुँच गया तो ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए क्रिएट होगा जब तक आपका प्रोग्राम रन होता है। और जब आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई आप तो ये भी मेमोरी से वॉश आउट हो जाएगा। इसी दौरान अगर आपने इस फंक्शन को 3 टाइम कॉल कर दिया तो ये 1 टाइम क्रिएट होगा, 3 टाइम क्रिएट नहीं होगा। ठीक, स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। ओके, लाइफ टाइम टू थ्रू आउट द फाइल हो गया, लेकिन स्कोप मींस ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, तो ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। स्कोप इसका लिमिटेड टू द ब्लॉक है, ऑटोमेटिक की तरह। इस ब्लॉक के बाहर या इस फंक्शन से बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये मेमोरी में जिंदा रहेगा, लाइफ टाइम इसका होगा लेकिन स्कोप नहीं होगा इसका। ठीक, डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज आल्सो लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी भी इसका जो है वो लिमिटेड टू द ब्लॉक है। मींस आप इसी ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते। ये इनसाइड द ब्लॉक आपके लिए विजिबल होगा। If static variable is declared as global, then scope and visibility is limited to the file in which it is declared. ये तो जाहिर बात है कि ग्लोबल वेरिएबल का ऑटोमेटिकली स्कोप जो है और विजिबिलिटी वो थ्रू आउट द फाइल होता है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0। अभी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल का 0 होता है। यहाँ मैंने स्टैटिक वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है और उसको मैंने असाइन किया है वैल्यू 0। इसको अगर मैं वैल्यू 0 असाइन ना कर दूँ, यहाँ डायरेक्ट सेमीकोलन लिख दूँ, तो बाय डिफॉल्ट इसकी भी इनिशियल वैल्यू 0 ही होगी, गार्बेज डेटा नहीं होगा। डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज आल्सो मेन मेमोरी आर रहा है। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल की तरह डिफॉल्ट इनिशियल मेमोरी लोकेशन जो है वो भी मेन मेमोरी है स्टैटिक वेरिएबल्स का। नाउ द नेक्स्ट वन इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अभी इसको हम कीवर्ड रजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। सो द रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू सजेस्ट द कंपाइलर दैट अ वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस। अभी रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या करता है, अगर आपने एक वेरिएबल को बार बार यूज़ करना हो, बार बार बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, तो अच्छी बात यह है कि आप उसको रजिस्टर क्लास असाइन कर दें, स्टोरेज क्लास। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये रजिस्टर क्लास ये रजिस्टर टाइप वेरिएबल आपके रैम में क्रिएट नहीं होगा, बल्कि ये रजिस्टर में सीपीयू के साथ या प्रोसेसर के साथ जो रजिस्टर्स होते हैं वहाँ पर सेव होगा, और सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो आसानी से कम टाइम में वैल्यूज़ जो है या वेरिएबल की वैल्यू जो है उनको एक्सेस करेगा। क्योंकि अगर आपको हार्डवेयर के लो लेवल का पता हो तो रैम जो है वहाँ से जब प्रोसेसर डेटा एक्सेस करता है और जब रजिस्टर से एक्सेस करता है तो दोनों में डिफरेंस है। रैम थोड़ा दूर होता है और रजिस्टर जो है वो नज़दीक होते हैं, तो फास्टर एक्सेस जो है वो रजिस्टर से होता है, रैम से नहीं होता। तो अगर आपको फास्टर एक्सेस चाहिए हो कुछ वेरिएबल के लिए तो आप उन वेरिएबल को रजिस्टर में सेव कर दें। लाइफ टाइम स्कोप एक्सेसिबिलिटी एंड डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज सेम एज ऑटोमेटिक क्लास। तो लाइफ टाइम स्कोप एक्सेसिबिलिटी मीन्स विजिबिलिटी एंड डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की तरह है। ठीक है,
द ओनली डिफरेंस इज दैट रजिस्टर टाइप वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर। बस ये एक डिफरेंस है कि रजिस्टर टाइप वेरिएबल जो है वो हमारे पास प्रोसेसर के जो रजिस्टर होते हैं वहाँ पर सेव हो जाते हैं। और एग्जाम्पल इसी तरह है कि बिल्कुल यहाँ पर आप एक रजिस्टर कीवर्ड लिखते हैं तो जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर टाइप बन जाएगा या रजिस्टर क्लास को बिलोंग करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। External storage class क्या है? So the external storage class is used to declare variables that are defined in other source files. अब ये पॉसिबल है कि आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा फाइल्स हो। अभी तक जो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं उसमें तो हम सिर्फ एक फ़ाइल को यूज़ करते हैं, एक फ़ाइल के अंदर छोटा प्रोग्राम लिखते हैं, बस बात ख़त्म कर दी। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स लिखेंगे तो उसमें मल्टीपल फाइल्स होंगे और हमें एक फ़ाइल के अंदर एक वेरिएबल होगा, उसकी ज़रूरत हमें किसी और फाइल के अंदर होगी। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हमें अलाउ करता है कि हम एक फाइल के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन कर दें और दूसरी फाइल के अंदर उसको यूज़ कर दें। सो इट अलाउज मल्टीपल फाइल्स टू शेयर एंड एक्सेस द सेम वेरिएबल। तो मल्टीपल फाइल एक वेरिएबल को शेयर करते हैं। When an external variable is declared with the keyword extern, the actual definition of the variable is expected to be provided elsewhere in the another file. ठीक है, आपने एक वेरिएबल के साथ एक्सटर्न लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये वेरिएबल किसी और फाइल में डिफाइन हुआ है ऑलरेडी। To use an external variable or declare it using external keyword, this declaration informs the compiler that the variable or function is defined in another file. ठीक, द एक्सटर्नल कीवर्ड डज नॉट एलोकेट मेमोरी फॉर वेरिएबल इटसेल्फ। अच्छा, तो एक फाइल के अंदर आपने एक वेरिएबल के साथ एक्सटर्नल कीवर्ड लिख दिया तो कंपाइलर उसके लिए स्पेस रिजर्व नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर को पता चल गया कि ये किसी और फाइल के अंदर ऑलरेडी डिफाइन हुआ है। उस फाइल के अंदर इसको मेमोरी में स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर है, इसको वैल्यू भी असाइन किया गया है और उसको मेमोरी भी असाइन किया गया है। लिहाजा मैंने जस्ट इसको उस फाइल से एक्सेस करना है, बस इसका लिंक क्रिएट करना है, इसके लिए और स्पेस रिजर्व नहीं करना है। It only serves as a reference to the memory location where the variable is defined. The actual memory location occurs when the variable is defined in the original file. Sorry, the actual memory allocation occurs when the variable is defined in the original file. तो original file जब execute होता है वहाँ पर इस variable के लिए memory allocate हो जाती है और बाकी जगहों से फिर ये just access हो जाता है। A variable or function declared as external become globally accessible throughout the entire program. This means that any other file or module can access or use this variable or function. किसी भी फंक्शन या वेरिएबल को जब हमने एक्सटर्न बना दिया तो पूरी प्रोजेक्ट में किसी भी जगह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। The extern keyword helps enforce that a variable or function should have only one definition across all source files. और इसके साथ साथ एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू हम ये भी इम्प्लीमेंट या आइडिया भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि थ्रू आउट द फाइल आप कहते हैं कि मेरे पास एक नाम से सिर्फ एक वेरिएबल हो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर 10 फाइल्स हैं और मैं कहता हूँ कि हर वेरिएबल जो है वो यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट ऑल दीज फाइल। ये नहीं कि एक वेरिएबल एक फाइल के अंदर मैंने एक नाम से एक वेरिएबल ले लिया तो दूसरी में तो वही वैसे मैं ले सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, थ्रू आउट the 10 files हर एक वेरिएबल यूनिक होगा। सो वी कैन अचीव दिस यूजिंग द एक्सटर्नल कीवर्ड। इसको किस तरह यूज़ करेंगे? तो यहाँ सा एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल दिस और मेन प्रोग्राम, हमने मेन प्रोग्राम लिख दिया और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिख दिया इंट ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर टाइप है, और यहाँ हमने इसके साथ एक्सटर्नल कीवर्ड लिख दिया। अभी इसको हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया एक्सटर्नल कीवर्ड की वजह से कि इस वेरिएबल को किसी और फाइल के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, लिहाजा यहाँ दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस नाम से उस वेरिएबल या उस वेरिएबल की जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वहाँ तक एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उस वेरिएबल को हम इस फाइल के अंदर आसानी से अभी यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ देखिए extern.c हमारे पास ये एक और फाइल है, इसमें हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसको हमने वैल्यू दिया है 42। तो देखें वेरिएबल इस फाइल के अंदर है और हम यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कीवर्ड। सो देयर इज अ स्मॉल टास्क, राइट अ प्रोग्राम दैट हैज़ अ फंक्शन विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें एक फंक्शन हो और उस फंक्शन को आप जितना टाइम जितनी टाइम आप उसको कॉल करेंगे वो फंक्शन आपको बताएगा कि आपने
अपने इस फंक्शन को कितनी टाइम कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उस फंक्शन को 3 टाइम कॉल करेंगे तो आपको 3 प्रिंट करके देगा। अगर आपने उसको 10 टाइम कॉल कर दिया तो आपको 10 प्रिंट करके देगा वो फंक्शन खुद, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल प्रोग्राम स्टैटिक स्टोरेज क्लास को यूज़ करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे तीनों टाइप का। और कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।